नमस्कार। सोचिए, इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटता है और कुछ ही दिनों में उसकी राख हजारों किलोमीटर दूर भारत पहुंच जाती है। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम इसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये छोटी सी लगने वाली बात असल में भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी क्यों है। तो कहानी शुरू होती है इथियोपिया के एक ज्वालामुखी से। एक ऐसा ज्वालामुखी जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 12,000 सालों से सो रहा था। जी हाँ, 12,000 साल। मतलब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दोबारा जाग सकता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई हजारों मील दूर एक ज्वालामुखी अचानक भारत में फ्लाइट्स कैसे रोक सकता है ना? अजीब बात। पर यही हुआ। और ये जो हुआ ना, ये हमें एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा ज्वालामुखी था जो जाग गया और इथियोपिया में आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, इस ज्वालामुखी को डॉर्मेंट या सुप्त कहा जाता है। मतलब ये बहुत लंबे समय से शांत था, पर यह उम्मीद थी कि शायद भविष्य में कभी फट सकता है। लेकिन 12,000 साल बाद जब ये अचानक जागा, तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अब बात करते हैं सबसे हैरान करने वाले हिस्से की। इस ज्वालामुखी की राख ने अफ्रीका से लेकर दिल्ली तक का सफर आखिर तय कैसे किया? इस राख के बादल की स्पीड देखिए, कितनी तेज थी। 23 नवंबर को इथियोपिया में धमाका होता है। अगले ही दिन 24 तारीख को ये यमन पहुंच जाता है, जहां आसमान में अंधेरा छा गया। 25 को ओमान और 26 नवंबर तक तो इसने पूरा अरब सागर पार करके गुजरात और राजस्थान में एंट्री ले ली। और सिर्फ 4 दिनों के अंदर 27 नवंबर को ये दिल्ली के आसमान में था। हवाओं का रुख ऐसा था कि उन्होंने इसे सीधा भारत की तरफ धकेल दिया। तो इसका सीधा असर क्या पड़ा? असर ये हुआ कि पूरे भारत में धड़ाधड़ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। अब ऐसा क्यों? देखिए, ज्वालामुखी की राख कोई मामूली धूल नहीं है। ये असल में कांच और चट्टान के बहुत ही छोटे बारीक कण होते हैं। और जब ये एक जेट इंजन के अंदर जाते हैं तो वहां की जबरदस्त गर्मी से पिघल जाते हैं और इंजन में ही जम जाते हैं। इससे इंजन फेल हो सकता है और कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। बस इसीलिए भारत को तुरंत अलर्ट पर आना पड़ा। खैर, इस विस्फोट से कुछ रुकावटें तो आईं, पर एक पल को सोचिए, क्या होता अगर ये विस्फोट बहुत बहुत बड़ा होता। ये छोटी सी घटना हमें इतिहास के उन बड़े ज्वालामुखियों की याद दिलाती है जिन्होंने पृथ्वी का नक्शा ही बदल दिया था। और यहीं से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, जब धरती कांप उठी थी। यहां हम देखेंगे कि इतिहास में ज्वालामुखी कितने ज्यादा विनाशकारी रहे हैं। अभी जो इथियोपिया में हुआ वो एक लोकल घटना थी, जिससे कुछ फ्लाइट्स लेट हो गईं। लेकिन इसकी तुलना जरा आज से 75,000 साल पहले इंडोनेशिया में हुए टोबा सुपर विस्फोट से करके देखिए। वो एक ऐसी घटना थी जिसने हमारे ग्रह को बदल कर रख दिया और लगभग पूरी इंसानियत को ही खत्म कर दिया था। इस बात की कल्पना कीजिए, टोबा के उस विस्फोट ने पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को 6 मीटर मोटी राख की परत से ढक दिया था। 6 मीटर मतलब 2 मंजिला इमारत जितनी मोटी राख की चादर। इसका नतीजा क्या हुआ? एक भयानक तबाही। सूरज की रोशनी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। पौधे मुरझाकर मरने लगे। उन पौधों को खाने वाले जानवर भूख से मरने लगे। देखते ही देखते पूरा का पूरा इकोसिस्टम ढह गया। इस महाविनाश में इंसान विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। कहते हैं कि हमारे कुछ ही पूर्वज बच पाए, जिन्होंने शायद कम खाने पर जिंदा रहना सीख लिया था। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। इतिहास में 1815 में इंडोनेशिया के ही माउंट तुम्बोरा के फटने से पूरी दुनिया का मौसम इतना बिगड़ा कि उस साल को बिना गर्मी का साल कहा गया। सोचिए, 1 साल तक गर्मी का मौसम ही नहीं आया। तो ये सब सुनकर सवाल उठता है, क्या हमारी आज की मॉडर्न दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी किसी तबाही से निपटने के लिए तैयार है? चलिए देखते हैं आज की तकनीक और कल की चुनौती। हाँ, आज हमारे पास कुछ बहुत बड़े फायदे हैं जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। पहला, एडवांस सैटेलाइट मॉनिटरिंग। हम राख के बादलों को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, हमारी ग्लोबल फूड सप्लाई चेन, जिससे हम प्रभावित इलाकों में खाना पहुंचा सकते हैं। और तीसरा, कोऑर्डिनेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब हमारे पास पहले से बने हुए प्लान्स और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं। लेकिन हमारी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती आज भी वही है, अचानक आने वाला ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अगर कोई सुपर विस्फोट होता है तो उसकी राख और गैस सूरज की रोशनी को रोक देंगी। इससे पूरी दुनिया का तापमान अचानक से गिर जाएगा। हमारी खेती का क्या होगा? हमारी फूड सप्लाई का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आखिर में ये जो इथियोपिया की घटना है,
ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये भविष्य के लिए एक सीधी चेतावनी है। कुछ जियोलॉजिस्ट्स का तो ये भी मानना है कि हम शायद ज्वालामुखी एक्टिविटी के एक नए दौर में घुस रहे हैं। मतलब हजारों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी अब एक एक करके जाग सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने इथियोपिया में देखा। और ये बात तैयारी की जरूरत को और भी बढ़ा लेती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, इथियोपिया की घटना कोई तबाही नहीं थी, ये एक ड्रिल थी, एक अभ्यास। इसने हमें अपने सिस्टम को टेस्ट करने का एक मौका दिया और हमें इस ग्रह की असली ताकत की याद दिलाई। तो ये जो हुआ ये तो बस एक चेतावनी थी, एक ट्रेलर। असली सवाल तो ये है कि जब अगली बार कोई बड़ा ज्वालामुखी फटेगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा।